बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दी शो। मैं हूं आपका मेज़बान रियाज गुल। नाज़रीन, एवरी ट्यूसडे 6 to 7 PM मैं लेके आता हूं लीगल शो, जिसमें मैं आपके लाइव फ़ोन कॉल लेता हूं और शेयर करता हूं इमिग्रेशन लॉ एंड ह्यूमन राइट्स। नाज़रीन, अगर आपको इमिग्रेशन से जुड़ा कोई मसला हो तो आप भी कॉल करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आपका मैटर कोर्ट में या होम ऑफिस में पेंडिंग है, या अनफॉर्चुनेटली आपको कोई उन्होंने फर्दर क्वेरी की है, या आपका रिफ्यूज़ हो गया है, तो फिर मेरे ख्याल में आपको हमारी काइंड रिक्वेस्ट होगी कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके या जो लेटर है उसको दिखा के आप पर्सनली किसी वकील के पास जाएं, उनको डॉक्यूमेंट्स दिखाएं, ताकि वो आपके पेपर वर्क को देखते हुए और आपसे जो फर्दर इन्फॉर्मेशन मांगनी हुई उसे पूछते हुए वो आपको एक बेहतर एडवाइस कर सकें। ये जो प्रोग्राम है ये लाइव है, टाइम शॉर्ट है, और इसका जो प्योरली मकसद है वो सिर्फ कम्युनिटी को जो बदलते हुए कवानीन हैं या कोई अपडेट करने के बातें हैं वो बातें शेयर करनी, या जनरल डिस्कशन करने का मकसद है, क्योंकि ये प्योरली एज ए हम लोग सिर्फ कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं। इसमें फिर भी होता है कि अगर हम कोई एडवाइस करें तो इसके साथ साथ आप मेक श्योर कर लें कि आप उस वक़्त का जो लेटेस्ट जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो लाजमी डिस्कस करें। इधर आपके पास नॉलेज है, आप ख़ुद उसको चेक कर सकते हैं, या किसी से सेकंड ओपिनियन ले लें, या किसी वकील से मशवरा कर लें। क्योंकि समटाइम्स ये होता है कि जो मैं एडवाइस कर रहा हूँ पॉसिबल है कि उसका 3 दिन के या नेक्स्ट वीक के अंदर उसके जो फॉर्मेट है वो चेंज हो जाए, उसकी फ़ीस चेंज हो जाए, या उसकी कुछ और रिक्वायरमेंट आ जाएँ। तो ये ना हो कि आप यूट्यूब पे या किसी भी जो मीडिया सोशल मीडिया है उस पर या टीवी पे एडवाइस सुनते हुए अगर 2, 3, 4 दिन या 1 महीने के बाद उस पर अपनी एप्लीकेशन करो और जो आज की इन्फॉर्मेशन है उसको रिलाई कर लो, तो वो अनफॉर्चुनेटली शायद आपके लिए ठीक ना होगा। रीज़न क्या होती है कि इमिग्रेशन केसेस में अगर आप अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसी मिस्टेक हो जाए तो फिर उसको रेक्टिफाई करते हुए काफ़ी प्रॉब्लम आती हैं। तो कोशिश करें कि अगर आप ख़ुद कॉन्फिडेंट नहीं हैं तो जब भी एप्लीकेशन करें आप सेकंड ओपिनियन ले लें, किसी से डिस्कस कर लें, और या फिर उसको थॉरोली लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन को लाजमी आप स्टडी करें, ताकि आपका जो एप्लीकेशन हो वो एक अप्रोप्रिएट फॉर्म के साथ, एक जो प्रॉपर्टी फ़ीस है उसके साथ, और जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करते हुए सबमिट हो। तो लेते हैं आज की फ़र्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो। Hello, is this Mr. Riaz Gul, please? Yes, my friend, I'm speaking. How may I help you, sir? रियाज साहब, साजिद महमूद अर्ज कर रहा हूँ लंदन से ही। जी साहिब साहब काइंडली फरमाइए। मेरी एक प्रॉब्लम ये है कि होम ऑफिस ने कंसर्न करने के बाद, सब कुछ करने के बाद, मेरी बेटी का केस था 18 इयर्स वाला, राइट तो फिर वही रिफ्यूजल 1.5 इयर्स के बाद लगा के दोबारा भेज दिया। राइट। तो अब आपका सवाल क्या है फिर मेरे भाई? जी, बेसिकली मेरा सवाल ये है, क्या हमें दोबारा ये प्रोसेस करना पड़ेगा? उन्होंने हमें AR का दिया है टाइम 28 डेज का, कि हमें दोबारा करना पड़ेगा या मतलब ये केस ख़त्म हो गया? जी ठीक, ओके, राइट। अब पहली बात सुने कि जब आपने एप्लीकेशन की वो रिफ्यूज़ हो गई, आप मेरे ख्याल एडमिन रिव्यू में गए या आप जुडिशरी में चले गए, वहाँ पे जाके कोर्ट में सेकंड पार्टी जो कि रिस्पोंडेंट है, होम ऑफिस है, उन्होंने कहा कि आप अपना कोर्ट के अंदर से केस को विड्रॉ कर लें, हम कंसेंट करते हैं। अब जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो कंसेंट था कि क्या हम आपको वीज़ा ग्रांट करते हैं, या कंसेंट ये था कि लेट अस वी रिव्यू द फाइल अगेन। अगर उन्होंने कहा कि हम इस फाइल को दोबारा या आपके केस को दोबारा रिव्यू करते हैं, जो पॉइंट्स आपने जुडिशल रिव्यू में या अपनी ग्राउंड्स में अपने वहाँ सबमिट किए हैं, वो समझते कि शायद अगर आप कहते हो कि लो जी रिफ्यूज़ल लेटर सिर्फ एक पॉइंट पे था और बाकी पॉइंट पे नहीं था, तो क्या आप इसकी रीज़न देना चाहते हो। वो कंसेंट जो होता है मोस्ट लाइकली होम ऑफिस जो है कि वो डिसीजन देता है फेवर में, लेकिन ये 100% गारंटी नहीं है कि अगर उन्होंने विड्रॉ किया है या कोर्ट के अंदर एक कंसेंट ऑर्डर उन्होंने सबमिट कर दिया कि हम इसकी एप्लीकेशन को दोबारा रिव्यू करते हों। रिव्यू का मतलब ये है कि उनके पास दोनों ऑप्शन हैं, वो उसको रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं और उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। अब आपके केस में जब उन्होंने कंसेंट दिया, उन्होंने ऑफ कोर्स दोबारा रिव्यू किया है और एक नया डिसीजन आया है।
अब जब वो नया डिसीजन आया है ना, तो आपको उन्होंने फिर लाजमी तौर पे उसकी रेमेडी दी होगी कि आपके पास राइट है कि आप इसको एडमिन रिव्यू में लेके चले जाएं। अब पहली बात तो ये है कि क्या जो प्रीवियस रिफ्यूज़ल लेटर में और जो अब वाला रिफ्यूज़ल लेटर में क्या वो सिमिलर है या उसमें कुछ ऐसी पॉइंट उन्होंने ऐड किए हैं कि और एडिशनल चीज़ों पे उन्होंने आपके केस को रिफ्यूज़ किया। अगर तो बिल्कुल वो डेटो कॉपी है तो आपका केस बहुत स्ट्रॉन्ग है, और इस बात के ऊपर मेरे ख्याल में जो होम ऑफिस के केस को थ्रू किया जा सकता है उसके ऊपर कि अगर आपने यही डिसीजन लेना था तो फिर आपने रिव्यू कंसेंट क्यों साइन किया हमारे साथ। अगर उन्होंने कुछ और भी रीज़न लगा के और भी कोई पॉइंट उठा के इस पेज को रिफ्यूज़ किया है तो फिर भी आपके पास राइट है कि आप अपने केस को दोबारा, अगर समझते हो कि आपके पास तमाम एलिगेशन का आंसर है, जो आप उसकी समझते सूटेबल आंसर हैं, वो साथ लगा के दोबारा रिव्यू में चले जाएं। अगेन आप उस प्रोसीजर का आपको पता है कि जब एडमिन रिव्यू में जाओगे फिर रिस्पॉन्ड आएगा उनका, फिर जज डिसीजन देगा, एडमिन रिव्यू डिसीजन देंगे। अगर वहाँ पे भी वो रिफ्यूज़ करते हैं तो फिर आपके पास राइट है कि जुडिशरी में चले जाएं आप। लेकिन अगेन ये कोई गारंटी नहीं होती कि कंसेंट ऑर्डर साइन हो गया तो आपके फेवर में डिसीजन आएगा। होम ऑफिस के पास राइट होता है कि वेदर दे एक्सेप्ट और दे रिफ्यूज़। उसने रिव्यू किया फिर रिफ्यूज़ कर दिया, अगेन जहाँ से हमने स्टार्ट किया था दोबारा स्टार्ट कर दें। आई अंडरस्टैंड कि आपको एडिशनल कॉस्ट आ रही है, बट इसको गिव अप नहीं करें मेरे ख्याल में। ये आपको, क्योंकि आपने एप्लीकेशन जब डाली थी और आपका स्ट्रॉन्ग क्लेम बनता था, 18 साल से कम थी, अगर ये ज़्यादा भी हो गई है तो उनको उसी पॉइंट पे जाके डिसीजन लेना पड़ेगा द डे यू मेड द एप्लीकेशन। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, टाइम हुआ ब्रेक का, स्टे विद अस, मिलते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। लेते हैं कॉल। जी फरमाइए। हेलो। हेलो, गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग मैडम। एक्चुअली सर हमने ना इंडेफिनेट के लिए अप्लाई किया था, मेरा और मेरी बेटी के लिए। राइट। और उसमें मेरे से ना फॉर्म गलत फिल हो गया। ओके। तो उन्होंने हमें वो जो फॉर्म फिल किया था वो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, और वो बोलते हैं कि आपको रिफंड कर दिया जाएगा जो आपने फीस पे की थी। राइट। और मेरा वीजा फिनिश हो रहा है 13 अप्रैल को, बट अभी तक हम उनके रिफंड का वेट कर रहे हैं, तो अब हम क्या करें? अच्छा मुझे बताएं कि आपका वीज़ा था और आपने बच्चे का वीज़ा अप्लाई किया था अकेले का? नहीं, हम दोनों का इंडेफिनेट के लिए अप्लाई करना था। ओके। और फॉर्म गलत फिल हो गया और अभी भी आपके पास वीज़ा है, राइट? या 13 अप्रैल तक है। ठीक है, थैंक यू। देखिए, जैसे आपने बोला कि अगर आपका फॉर्म सही नहीं फिल हुआ और आपने फ़ीस पे कर दी, अब आप वेट कर रहे हैं रिफ़ंड का। लकीली अच्छा हुआ कि आपके पास अभी टाइम था, कि क्योंकि आपने 5 साल पहले पूरे कर लिए थे और आपके पास अभी भी टाइम था, वीज़ा आपका था और आपने अप्लाई किया तो पता चल गया कि आपका फॉर्म सही नहीं है। तो कम से कम गुड थिंग ये है कि अभी आप कोई प्रॉब्लम नहीं हुई आपको। अब 2 तरीके हैं आपके। एक तो आप वेट कर लें, जब आपको पेमेंट आ जाए आप तब कर सकते हो, कागज़ आ जाएं। लेकिन सपोज़ करें कि अगर आपको 27 या 28 अप्रैल तक नहीं आके डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं आते, तो आप उनके लिए रिफ़ंड का वेट नहीं करें। आप नई एप्लीकेशन सबमिट कर दें। अगर किसी पैसे आपके पास नहीं है, बोरो कर लें, लेकिन इमीडिएटली उसको ये ना हो कि आप 30 तक आपके डॉक्यूमेंट्स ना आए, आपका रिफ़ंड ना आए और अपनी एप्लीकेशन ना करो। आपकी एप्लीकेशन का आपके रिफ़ंड के साथ या डॉक्यूमेंट्स से कोई ताल्लुक नहीं है। सो मेक श्योर करना कि आपने वीज़ा ख़त्म होने से पहले अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है। अगर आपके फंड्स नहीं आपके पास हैं, बेशक इससे बोरो कर लें, उनकी फ़ीस पे कर दें। और थर्ड ये है कि जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल हैं उनको अपलोड करके सबमिट कर दें। अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके पास मिसिंग हैं तो आप एक लेटर में, कवरिंग लेटर में बता सकते हो कि जी मैंने एप्लीकेशन की थी, अनफॉर्चुनेटली मुझसे रॉन्ग हो गई, डॉक्यूमेंट्स मेरे आपके पास हैं, वेट कर रही हूँ और मैं वो जब भी मुझे मिलेंगे मैं अपलोड कर दूँगी। अगर आपने डॉक्यूमेंट्स पहली एप्लीकेशन में नहीं भेजे, सिर्फ फ़ीस का वेट कर रही हैं, तो फिर अगेन मैंने बोला कि अगर आपकी फ़ीस आए
रिफ़ंड हो या ना हो, आपने वीज़ा ख़त्म होने से पहले पहले अपनी नई एप्लीकेशन डाल देनी है और उसकी फ़ीस पे करके और बाकी प्रोसेस कर लें, और रिफ़ंड जो है वो बाद में भी आपको आता रहेगा। बाकी कोई चीज़ होगी, लेकिन यही आज इंटरव्यू में बात कर रहा था कि प्लीज़ फॉर्म फिल करते हुए आप मेक श्योर कर लें कि आप राइट फॉर्म फिल कर रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन सारे आजकल फॉर्म हैं। जब आपने अगर बिगिनिंग में कोई ऐसा फॉर्म क्लिक कर लिया जो कि अप्रोप्रिएट नहीं है, तो फिर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो आपने सबमिट की है वो अनफॉर्चुनेटली रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि आपने इनिशियल ही जो है वो रॉन्ग कर लिया। बाकी तो सारी इन्फॉर्मेशन सेम होगी, लेकिन फॉर्म का अप्रोप्रिएट होना या राइट फॉर्म का फिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप खुद कॉन्फिडेंट होना चाहिए, पढ़ लें, अगर ना समझ जाए किसी मशवरा कर लें, लेकिन किसी को बताने वाला ना हो तो फिर बेस्ट है कि किसी वकील के पास चले जाएं, सॉलिसिटर के पास चले जाएं, ताकि फिर ये जो प्रॉब्लम होती छोटी नहीं है, अगर कोई मसला बन जाए फिर ज़्यादा बड़ा इशू हो सकता है। बट एनीवे, आपको जैसे बोला कि वीज़ा एक्सपायर होने से पहले पहले अपनी एप्लीकेशन मस्ट सबमिट करनी है, रिगार्डलेस आपको रिफ़ंड मिलता या नहीं। आपकी कॉल का शुक्रिया लेते हैं। नेक्स्ट कॉल, जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। जी वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई। गुल भाई, मेरा एक क्वेश्चन था, मैंने लास्ट वीक किया था आपसे, ठीक, और उसमें थोड़ी सी वो कमी पेशी रह गई थी। मैंने चलो बोला अल्लाह clear करे कर पूरी लेता हूं करते हैं। दोबारा। बताएं क्या सवाल है। जी, एक तो ये था कि अगर फादर के पास ILR हो और उसका बेबी आउटसाइड बर्थ करे तो उसका क्या स्टेटस होता है? राइट, अगर उसके पास ILR है, और अगर पासपोर्ट है तो फिर तो वो जाहिर है कि वो क्वालिफाई करता है पासपोर्ट के लिए। अगर उस फादर के पास ILR हो और उसका बेबी आउटसाइड पैदा हो UK तो फिर उसका स्टेटस क्या होगा? ओके, और दूसरा मेरा ये था कि अगर बंदा, जैसे कि मैं आउटसाइड UK कोई वर्क करता हूँ, कोई जॉब करता हूँ अपने स्पाउस के लिए, तो वो क्या उसका कोई तरीकाकार है कि मेरा अपना बिजनेस अगर कोई आउटसाइड UK पे हो, या मैं जॉब आउटसाइड UK कर रहा हूँ ठीक ठीक और वो मैं फाइनेंस में शो करूँ 18,600 जो भी है, या फिर अगर मैं ये अच्छा, ना मैं मीट बस कर पाऊँ आप किसी ना भी आप सूरत सवाल में। जवाब ना दें, जवाब मैं देता हूँ, लेकिन और सवाल कोई आपका, जी सर। कोई और सवाल आपका है मेरे भाई कि नहीं? जी, एक सवाल ये था कि इस पे फास्ट ट्रैक नेशनलिटी की फास्ट ट्रैक सर्विस होती है? ओके ठीक, थैंक यू। उसके बाद फास्ट ट्रैक, ओके। सबसे पहली बात तो ये है कि जो आपने बोला बच्चा जो बॉर्न होता है आउटसाइड, देखें लॉ के मुताबिक बच्चा ब्रिटिश पासपोर्ट तब अप्लाई कर सकता है व्हेन द वन ऑफ द पेरेंट इज़ अ ब्रिटिश सिटीजन और द सेटल इन द UK। उसका ये मोस्ट लाइकली उस वक्त अप्लाई होता है जब बच्चा UK के अंदर पैदा हो। अगर यही सिनेरियो होता कि बच्चा UK में पैदा हुआ होता, आपके पास इंडेफिनिट हुआ होता, तो आपके पास बच्चे का राइट था कि वो डायरेक्ट पासपोर्ट अप्लाई कर लेता। लेकिन अब पोजीशन ये है कि नीदर यू हैव वन ऑफ द पेरेंट्स हैव अ सेटलमेंट स्टेटस विच इज़ अ नेशनलिटी, और द सेकंड ये है कि बच्चा आउट ऑफ द कंट्री पैदा हुआ है। इंडेफिनिट का मतलब ये है कि आपको UK के अंदर परमानेंट रहने की इजाज़त है, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन फॉर द अनलिमिटेड टाइम के लिए, बट आपके पास नेशनलिटी नहीं है। तो बच्चे की जब नेशनलिटी पूछी जाएगी तो एक आध वन ऑफ द पेरेंट्स का नेशनल होना ज़रूरी है। बल्कि सम टाइम ये भी होता है, वो कहते हैं कि मदर के पास नेशनलिटी नहीं है तो हम आपको ग्रांट नहीं करते। जो नेशनलिटी है वो डिस्क्रिशन पार है होम ऑफिस की, वो डिपेंड करता है कि वो क्या किस पोजीशन पे जाके कंसिडर करते हैं। अगर तो UK में अगर फैमिली हो, बच्चा UK में पैदा हो, तो फिर काफ़ी जो है वो फ्लेक्सिबल होता है होम ऑफिस भी डिसीजन लेने में और आपको किसी किस्म का जब नेशनलिटी या सर्टिफिकेट ग्रांट करने में। लेकिन अगर फैमिली आउट ऑफ द कंट्री सेटल्ड हो तो फिर उनके जो रूल्स हैं वो काफ़ी अपना वो बाय द बुक जाना शुरू हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में आपके लिए शायद इस वक्त बच्चे की नेशनलिटी अप्लाई करना या पासपोर्ट अप्लाई करना शायद आपको सूट ना करे, या तो वापस आके यहाँ पे आप सेट हो जाएं। आप यहाँ पे रह रहे हैं, बच्चा वहाँ पे है तो फिर कोई इशू नहीं। लेकिन अगर आप यहाँ पे रहते हुए अपनी नेशनलिटी ले लें तब यस बिल्कुल फिर राइट ज़्यादा बन जाएगा, या फिर सेकंड ये होगा कि जब बच्चा यहाँ पे आएगा तो तब आपको सूट करता है। कुछ दोस्त व्यूवर ये भी गिला कर सकते रियाज साहब ये क्या कह रहे हैं, लेकिन
अगर आप कहते हो कि नहीं, लॉ क्लियर है कि वन ऑफ द पेरेंट्स हैव अ सेटलमेंट स्टेटस इन द यूके एंड देन द चाइल्ड कैन अप्लाई फॉर द नेशनलिटी, यस यू कैन, इसमें कोई नुकसान नहीं होने वाला, सवाए इसके कि वो इस बात पे रिफ्यूज़ कर सकते हैं कि भाई आप राइट नहीं बनता। लेकिन अगर वो रिफ्यूज़ भी हो जाएगा और फ्यूचर में उसको वीज़ा अप्लाई करते हो तो वो रिफ्यूज़ल का फ्यूचर एप्लीकेशन पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा। ठीक, तो दोनों सूरतों में बाय बुक उनका जो मैं बता रहा हूँ कि जो एक्सट्रीम एंड क्या होगा या वर्स्ट सिनेरियो क्या होगा, इन दोनों सूरतों के अंदर इतना बड़ा रिस्क नहीं है। ऑफ कोर्स लॉ ये कहता है कि वन ऑफ द पेरेंट्स शुड बी सेटल इन द यूके। आप ये कहते हो कि जो मेरे पास इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट इज आल्सो come under the category of the settlement, so on the base of this category my child should be grant a passport, yes आर्गू हो सकता है। लेकिन एक बात है कि अगर आपको उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया तो उसकी कोई राइट अपील नहीं होता, और करोगे भी तो वो इतना सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा नहीं होते। नंबर सेकंड आपका सवाल ये था कि अगर आउट ऑफ कंट्री आपने इनकम की तो वो क्या काउंट होगी, वो अनफॉर्चुनेटली नहीं होगी। अगर आपने अपनी वाइफ को एज ए स्पाउस यहाँ पे बुलाना है तो आपके पास दो राइट्स हैं, यूके में 6 महीने काम करें और इनकम आपकी फ्लैक्चुएट नहीं होनी चाहिए, और आपका जो थ्रेश होल्ड है वो शुड बी मोर देन 18,600। अदरवाइज़ आप अपने पास पैसे सेविंग शो करें कि जो कि 62,500 फॉर द एटलीस्ट फॉर द 6 मंथ के जो बैलेंस है, अगर ये पूरा हो रहा है तो क्वालिफाइड कर दोगे। अब थर्ड सवाल का कि फास्ट ट्रैक है, अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू कोविड और पेंडेमिक की वजह से आजकल कोई फास्ट ट्रैक पे काम नहीं चल रहा, इसलिए आपको नॉर्मल एप्लीकेशन करना पड़ेगी। आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। रिजवान साहब अस्सलाम वालेकुम। जी भाई वालेकुम सलाम, रियाज बोल रहा हूँ। जी फरमाइए। जी मैं वकार बात कर रहा हूँ। जी वकार सब फरमाइए। मुझे आपसे 2 सवाल करने थे, तो थोड़ी डिटेल से बताइएगा। जी फरमाइए मेरे भाई, सवाल शॉर्ट करें, जवाब डिटेल में कर लेंगे। फरमाइए। जी अगर सिस्टर या ब्रदर को जो है ना वो स्टूडेंट वीजे पे यहाँ पे कोई अगर किसी को बुलाना चाहता है। जी सुन रहा हूँ मेरे भाई। हाँ जी जी, तो उसके लिए कौन सी रिक्वायरमेंट है, कितनी फीस वगैरह है या कुछ? अगर एक बंदे को नहीं पता अगर किसी से अप्लाई करने के लिए या कुछ, उसको क्या करना चाहिए? किसी अच्छे सोलिसिटर के पास जाना चाहिए या किस तरह उसको अप्लाई करना चाहिए, ये थोड़ी डिटेल से बताइए। कंट्रोल उसमें जो बर्मिंघम के लिए अगर कोई बुलाना चाहता है स्टूडेंट वीजे पे सिस्टर या ब्रदर को, तो उसमें कौन कौन सी उसकी रिक्वायरमेंट है? आप अपनी इन्फॉर्मेशन कंट्रोल को दे दें, मैं आपको थोड़ी सी गाइड कर दूंगा, लेकिन कंट्रोल प्लीज टेक द इन्फॉर्मेशन। ओके, आप टीवी पे आंसर सुने मेरे भाई। राइट, अब पहली बात ये है कि अगर कोई पर्सन अब यहाँ पे यूके में स्टडी के लिए आना चाह रहा है, उसकी 2 स्टेप हैं। फर्स्ट उनका जो फेस है उसमें ये कि उसने यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन अप्लाई करना है। अब एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटी कहती है कि आप अपने तमाम जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, अपना CV, अपना पासपोर्ट और अपनी स्टेटमेंट ऑफ द सर्कमस्टांसेस, वो बोलते हैं कि एक आप स्टेटमेंट ऑफ सर्कमस्टांस बनाओगे कि मैं स्टडी करना चाह रहा हूँ, ये मेरी बैकग्राउंड क्वालिफिकेशन है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरे फ्यूचर के एम्बिशंस हैं, ये मेरे ऑब्जेक्टिव्स हैं, और उनकी बेस पे मैं ये स्टडी करके अब फ्यूचर में यहाँ पे वापस आके सेटल हो जाऊँगा। ये बना के आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन अप्लाई करते हो। अब डिपेंड करता है कि जो आपका बहन भाई पढ़ने आ रहा है उसका इंटरेस्ट कौन से कोर्स में है, उसने पहले क्या स्टडी की है। देखिए, अगर तो आपके जो अजीज़ हैं उसने मेडिसिन में की तो ऑटोमेटिक वो मेडिसिन में आएगा। अगर लॉ में उसका बैकग्राउंड है, लॉ में पढ़ना चाहेगा, या अगर उसने फाइनेंस में किया है तो फिर वो लेट्स से कुछ भी ACC करने आएगा या MBA करने आएगा। ये डिपेंड करता है ऑन द कैंडिडेट्स, नॉट फॉर द सॉलिसिटर या किसी एडवाइज़र के ऊपर। नंबर 1, जब एडमिशन हो जाएगा वो आपको एडमिशन देंगे, फिर आप उनकी फ़ीस पे करोगे। फ़ीस के बाद आपको एक कैश लेटर इशू होगा, सर्टिफिकेट एक्सेप्टेंस लेटर्स को बोलते हैं मेरे ख्याल में। अब उस कैश की बेस के ऊपर आपने वीज़ा अप्लाई करना है ब्रिटिश हाई कमीशन, जिस कंट्री में आप हैं उसके अंदर। 2 स्टेप हैं, पहला एडमिशन प्रोसेस, फिर वीज़ा प्रोसेस। अब वीज़ा प्रोसेस के लिए क्या होता है कि आपने अगेन तमाम डॉक्यूमेंट्स लगाओगे, और उसके अंदर 2 चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं कि आपने इंग्लिश सर्टिफिकेट लगाना है, और अपने कम से कम 28 डेज़ की जो बैंक स्टेटमेंट है, जो रिक्वायर्ड बैलेंस होता है वो अपने दिखाना होता है,
और ऑफ कोर्स जो कैसेट इशू हुआ वो साल लगाओगे तो वीज़ा अप्लाई करोगे। बहुत कम चांस है कि इंटरव्यू नहीं हो रहा है, आजकल वैसे ही पेपर पे असेस हो रहा है और आपको वीज़ा मिल जाएगा। अब थर्ड जो पोजीशन वजह जाती है, आपका एडमिशन हो गया, वीज़ा अप्लाई किया, वीज़ा हो गया, बंदा यूके में आ गया। अब गवर्नमेंट ने इस साल जनवरी में ये पॉलिसी बनाई है कि जो लोग यहाँ पे स्टडी करने आएंगे, द मिनट दे फिनिश देयर सर्टिफिकेट, वो जो ग्रेजुएशन करने 3 साल का कोर्स करेंगे, या वो अगर मास्टर करने आते हैं, अगर 1 साल का है तो मास्टर कर लें, जैसे MBA करने थे 1 ईयर्स के लिए, या अगर 2 साल का मास्टर तो डिग्री कर लें। द मिनट दे फिनिश देयर एजुकेशन दे विल बी इंटाइटल्ड टू अप्लाई फॉर द पोस्ट स्टडी वर्क फॉर द 2 ईयर्स। तो उनको यूके में अपनी एजुकेशन मुकम्मल करने के बाद 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क मिल जाएगा और उसमें वो फ्री हैं। वो बेशक अगर फुल टाइम काम करें, एम्प्लॉई हों, सेल्फ एम्प्लॉई हों, कोई बिज़नेस करें, अब उनके पास ये राइट है। ये 2012 से पहले ये था, फिर 2012 जुलाई में लॉ ये चेंज हो गया, स्टॉप हो गया, और अब फिर 8 साल के बाद अब जनवरी में उन्होंने ये अनाउंस किया है। और जो लोग पढ़ने आएंगे, जो जून के बाद एप्लीकेशन मुकम्मल करेंगे, जून 2021 के बाद, वो राइट है उनके पास, या वो इंटाइटल हैं टू गेट द पोस्ट स्टडी वर्क 2 ईयर्स वीज़ा इन द यूके। तो मेरे भाई काफ़ी कोशिश की तफसील से आंसर करने की, होप यू अंडरस्टैंड। थैंक्स फॉर कॉल। लेते हैं ब्रेक, स्टे विद अस, मिलते हैं वक्फे के बाद। वेलकम टू दी शो। लेते हैं कॉल। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी। सर माशाल्लाह, अल्लाह पाक का जज़ा दे, बड़ा अच्छा प्रोग्राम करते हैं। मैंने एक सवाल बहुत पूछना है आपसे। शुक्रिया। सवाल ये है कि मैं ब्रिटिश हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं, 2 ब्रिटिश हैं। एक बेटी जो मेरी ब्रिटिश से पहले पैदा हुई थी पाकिस्तान में, उसकी उम्र माशाल्लाह 15 साल हो गई, 5 साल हो गए इधर आए। वो अपनी माँ के साथ सपोज वीजे पे 2.5 साल की 10 साल की बेस पे वीजा मिला उनको। राइट। तो मैंने ये पूछना था कि क्या मैं अपनी बेटी की सिटीजनशिप अप्लाई कर सकता हूँ? मैंने वकील से पूछा था तो उसने कहा था आप कर सकते हो, लेकिन पता नहीं आपको दे ना दे। ओके, पर आपने बोला कि आपकी वाइफ और बच्चे बाद में आए थे आपके? मुझे मिली थी 2011 में सिटीजनशिप ना। राइट। तो आपकी मिसेज और बच्चे कब आए थे? अपनी बेटी, मेरे बच्चे, एक पाकिस्तान में पैदा हुआ था, उधर मैंने ब्रिटिश अप्लाई किया था पासपोर्ट उसका, वो उधर मिला उसे। एक की बेटी इधर पैदा हुई, एक बेटी इधर पैदा हुई, उसके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है। एक मेरी बेटी मेरी सिटीजन से पहले 2006 में पाकिस्तान में पैदा हुई। ठीक। और वो यूके में कब आई? मैं पूछ रहा हूँ उसकी सिटीजनशिप अप्लाई कर सकता हूँ मैं? नहीं, वो यूके में कब आई? सवाल मेरा कुछ है। 2016 में, फरवरी 2016 में। वो आपके डिपेंडेंट आई थी कि वैसे सैर करने आई थी? डिपेंडेंट, मेरे डिपेंडेंट। जी जी। ओके, तो जो डिपेंडेंट आई है उसको 5 साल का वीजा मिला था, 2.5 साल का पहले और 2.5 साल का बाद में मिला है ना? 2.5 साल का पहले मिला, 2.5 साल का फिर मैंने, क्योंकि मेरी इनकम कम हो गई थी, काम करता था, तो इनकम पूरी तो फिर 10 साल की रूट पे उन्होंने डाल दिया। अच्छा, थैंक यू मेरे भाई, अब थैंक यू, अब क्लैरिटी आ गई है। देखिए, अगर जो आपकी बेटी पाकिस्तान में पैदा हुई है आपके नेशनलिटी लेने से पहले, और वो आपके डिपेंडेंट यहाँ पे आई है, उसको यहाँ पे 5 साल पूरे करने थे आपकी वाइफ के साथ, और फिर उसने इंडेफिनिट अप्लाई करना था। अब आपकी इनकम पूरी नहीं हुई, उन्होंने आपकी वाइफ को 10 साल के रूट पे डाल दिया और साथ ही बच्चे को भी 10 साल के रूट पे डाल दिया। अब अनफॉर्चुनेटली आपको यहाँ पे 10 साल पूरे करने होंगे, और 2026 में जब उसके 10 साल पूरे होंगे तब आपकी बेटी और आप वाइफ दोनों यहाँ पे वीज़ा अप्लाई करेंगी। क्योंकि रीज़न ये है कि क्योंकि वो डिपेंडेंट वीज़ा अपने क्राइटेरिया पूरा नहीं किया, तो इसलिए जो आपकी बेटी है उसके ऊपर भी लॉज वही अप्लाई होंगे जो आपकी वाइफ के ऊपर अप्लाई होते हैं। तो अगर आप यहाँ पे इंडेफिनिट अप्लाई करने की कोशिश करोगे तो मेरे ख्याल में बाय लॉ तो ये कहता है कि वो रिफ्यूज़ कर देंगे, और उसके बाद अगेन वो 10 साल पूरे करने के बाद जब अपना इंडेफिनिट लेगी और उसके बाद वो अपनी नेशनलिटी अप्लाई कर सकती है। उससे पहले अनफॉर्चुनेटली शी इज़ नॉट क्वालिफाइड। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम मियाज़ साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। सर उस्मान बात कर रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे Tier 1 वीजे पे था, मेरे साथ फैमिली भी थी। जब मैंने इंडेफिनिट के लिए अप्लाई किया तो वो टैक्स का इशू आ गया। राइट। तो फिर मैं
बच्चों के 7 ईयर यहाँ पे हो गए, तो हमें उन्होंने 7 ईयर्स रूल पे वीजे दे दी। तो फिर अभी 1 साल हो गया, तो हमारी सेपरेशन हो गई है। तो अभी क्या, अभी वीजी पे है, जो जुलाई में हमारी एक्सटेंशन है, लेकिन बच्चों के साथ मिलना जुलना सब कुछ है मेरा। तो अभी अगर मैं अप्लाई करूंगा एक्सटेंशन के लिए, तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, वो स्कूल और उनसे लेटर वगैरह? अच्छा, अब ये था कि आपको रिगार्डलेस पहले कुछ भी हुआ, लेकिन आपने वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, आपको बच्चों की बेस पे अंडर 7 ईयर चाइल्ड कंसेशन पॉलिसी पे आपको वीज़ा मिल गया। अब उसकी एक ही कंडीशन है कि आप यहाँ पे एज ए फैमिली यूनिट यहाँ पे रह रहे हो, और आप और आपकी फैमिली जाके रीसेटल अपने कंट्री में नहीं हो सकती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पहले आप फ़ाइट इमिग्रेशन के साथ कर रहे थे, उसके बाद फ़ाइट अपने खुद हुई और आप दोनों सेपरेट हो गए। अब बच्चों के साथ, क्योंकि एप्लीकेशन आपकी हमेशा बच्चों के साथ जानी है, अगर आपकी जो सेपरेटेड वाइफ हैं वो बच्चों के वीज़ा डालेगी तो उसको वीज़ा भी मिल जाएगा। अब आपका सवाल ये आता है कि आप बच्चों के साथ नहीं रह रहे, लेकिन आपको 7 ईयर्स के अंदर उन्होंने की वजह से आपको वीज़ा दिया और 10 साल के रूट पे डाल दिया, तो आपके पास ऑप्शन क्या है? अब आपको चाहिए कि जो बच्चों से आप रब्ता करते हो, जो उनसे कांटेक्ट करते हो, जो स्कूल से आप उसकी इन्फॉर्मेशन लेते हो, जो डॉक्टर से इन्फॉर्मेशन लेते हो, या जो उनके मेंटेनेंस के आप जो फाइनेंशियली उसको सपोर्ट करते हो, ये तमाम प्रूफ आप लगाओगे। इवन बच्चों के लेटर भी साथ लगाएं कि यस, दो के दब हमारे जो पेरेंट्स हैं वो सेपरेट हो गए, लेकिन हमारे जो फादर हैं हम उनसे रेगुलर कांटेक्ट में हैं, ही हैव अ चाइल्ड कांटेक्ट। अगर कोर्ट से ऑर्डर मिल जाए इवन बेटर, कम से कम, वरना प्रूफ जो हो बड़ा क्लियर एंड कैटेगोरिकली ये प्रूफ होना चाहिए कि आप बच्चों को फाइनेंशियली सपोर्ट करते हो, उनके साथ रेगुलर कांटेक्ट के साथ हो, और अगर आप जाते हो तो जो आपका फैमिली रिलेशनशिप है वो ब्रेक हो जाएगा। तो इस वजह से आपको यहाँ पे वीज़ा ग्रांट किया जाए। ऑफ कोर्स आपको यहाँ पे वीज़ा मिल जाएगा। आपकी कॉल का शुक्रिया लेते हैं। नेक्स्ट कॉल, जी फरमाइए। हेलो, मुझे लगता है शायद जो कॉल टीवी देख रहे हैं कॉल ड्रॉप हो जाएगी। जी फरमाइए। हेलो, कंट्रोल आई थिंक टू द नेक्स्ट कॉल। अगर कोई साहब, हेलो हेलो, सलाम अलैकुम साहब जी। जी वालेकुम सलाम जी। सर मैं अहमद बात कर रहा हूँ। सर आपसे एक पूछना था, मैं और मेरी वाइफ और एक मेरे बेटे के पास ब्रिटिश पासपोर्ट है। राइट। और मैं अपनी बेटियों की, तो मैं अपनी, मेरी 3 बेटी हैं, तो मैं उनके लिए सिटीजनशिप अप्लाई करना चाहता हूँ। तो सर काइंडली वो बता दें कि हमें थोड़ा सा अभी उनकी फीस का क्या मसला है, क्या हम बगैर विदाउट फीस से एप्लीकेशन डाल सकते हैं, और सर इसका क्या प्रोसीजर क्या है? अच्छा, आपके और आपकी मिसेस के पास इंडेफिनिट है? नहीं, हमारे पास ब्रिटिश पासपोर्ट है सर। और बच्चों के पास इंडेफिनिट है? बच्चों, एक बच्चे के साथ पास जो इधर पैदा हुआ था उसके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है। बाकी जो 3 बेटियां मेरी पाकिस्तान से आई थी उनके पास जो है वो अभी वो इंटरप्रेन्योर वीजा है सर। ओके, और वो इंडेफिनिट कैसे अप्लाई करेंगे? वो जी, वो इंडेफिनिट किस बेस पे अप्लाई कर रही है मेरे भाई? वो सर डेफिनेट तो अभी कुछ हमने 1-2 आदमी से बात की थी, वो कह रहे थे कि इनको डेफिनेट पर ना आप लेकर जाए, इनकी डायरेक्ट आप जो है सिटीजनशिप अप्लाई कर दें तो वो आपको मिल जाएगी। तो इसीलिए सर आपसे क्या इसमें क्या प्रोसेस सर, ये कैसे होगा? ओके मेरे भाई, थैंक यू। अपने कंट्रोल प्लीज चेक करें कौन सा इन्फॉर्मेशन। ओके, एक बात मेरे भाई मैं आपको सिर्फ शेयर कर देता हूँ। 2 चीज़ें अंडरस्टैंड करने वाली हैं। पहली बात तो ये है कि आपने बोला कि वो यहाँ पे एंटरप्रेन्योर वीज़े पे हैं, इसका मतलब ये हुआ या किसी अपने स्टेटस के ऊपर हैं, तो इट मीन्स दे आर नॉट योर डिपेंडेंट। और नंबर 2 ये बताएं कि जब एक बंदा खुद अपने वीज़े पे आ रहा है, उसके पास इंडेफिनिट नहीं है, एंड हाउ शी एंड ही कैन अप्लाई ब्रिटिश पासपोर्ट स्ट्रेट अवे। ये थोड़ी सी मेरे माइंड में बात पे क्लिक नहीं हो रही, बट एनीवे अगर किसी और ने आपको एडवाइस किया तो मैं शायद उस पर कमेंट्स नहीं करता। लेकिन एक बात याद रखें, नेशनैलिटी की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर लोग यहाँ पे पेरेंट्स ब्रिटिश सिटीज़न हैं, यूके में रह रहे हैं, बच्चे यहाँ पैदा होते हैं, तो ऑफ कोर्स वो अप्लाई कर सकते हैं। या बच्चे यहाँ पे थे, उस वक्त वीज़ा नहीं था बच्चों के पास, जब वालिद पेरेंट्स को मिल गई नेशनैलिटी, वो तब भी कर सकते हैं।
अब जो लगता है मुझे, जो सर्कमस्टांस आपके साथ हैं वो ये हैं कि आप यहाँ पे थे लेकिन बच्चे आपके आउट ऑफ द कंट्री थे, आप उनको किसी और स्टेटस पे यहाँ पे बुलाया, आप उनके पास एंटरप्रेन्योर वीज़े हैं, तो इसका मतलब ये हुआ नंबर एक तो वो 18 साल से अबव होंगे अब बिलीव। सेकंड, वो आप पे डिपेंडेंट नहीं है, नीदर द फाइनेंशियली नॉट फिजिकली। इन दोनों सूरतों में कोई लॉ ऐसा अलाउ नहीं करता कि आप स्टेट वे नेशनलिटी अप्लाई कर दें। पहले मेरी आपसे बड़ी काइंड रिक्वेस्ट होगी कि आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स लेके किसी वकील से मिल के ये डिस्कस करें कि वेदर उनको इंडेफिनिट क्वालिफाइड करती है या नहीं करती। नेशनलिटी तो बिल्कुल नहीं करती। अब सवाल सेकंड आता है कि क्या अगर नेशनलिटी नहीं करती तो क्या उनका इंडेफिनिट किस बेस पे होना चाहिए, क्योंकि जब वो अपने अपने वीज़े पे हैं, आप पे डिपेंडेंट नहीं हैं, तो हर बंदे को अपनी ओन कैपेसिटी में इंडेफिनिट अप्लाई करना पड़ेगा। अगर वो 18 साल से अबव हैं तो विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड माजर के साथ मेरे भाई ये मेक श्योर कर लें कि उनको अपने ही जो उनके डॉक्यूमेंट्स होंगे या उनकी अपना ही जो स्टेटस होगा, जो क्राइटेरिया होगा उनको पूरे करते हुए उनको इंडेफिनिट मिलेगा और उसके बाद उनकी नेशनलिटी होगी। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कोशिश करें कि प्लीज़ किसी वकील को मिल के ये डिस्कस कर लें कि भाई ये मेरे सर्कमस्टांसेस हैं। मैं इस बात को भी सॉरी आई नॉट वांट टू बी क्रिटिकल माइंड नहीं यूज़ करना चाह रहा। अगर किसी दोस्त ने कह भी दिया कि जी आप क्वालिफाइड करते हो, पॉसिबल है आपने उनको इन्फॉर्मेशन उतनी की बताई हो, उसके दिमाग में है कि भी आप ब्रिटिश हैं तो येस यू कैन अप्लाई फॉर योर चिल्ड्रन, लेकिन माइट बी द फैक्ट ऑफ द मैटर्स डिफरेंट हो। तो इसलिए अच्छा होगा कि आप किसी वकील को जाके मिलें जहाँ पे भी हैं, या किसी को डॉक्यूमेंट्स भेजें, दिखाएं बाय ईमेल। आजकल काफ़ी सारा काम ईमेल पे हो रहा है और आजकल काफ़ी सारी जो एडवाइस हैं वो भी आजकल फ़ोनिंग हो रही हैं या ऑनलाइन एडवाइस मिल रही हैं। तो बस मेक श्योर कर लें, अगर आप शेयर करना चाहें तो चीज़ें शेयर करके एडवाइस लें ताकि आपको फिर कोई प्रॉब्लम ना आए। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। जी मैडम आप लाइव हैं, व्हाट्स योर क्वेश्चन? Hello. Yeah. Madam speaking Riaz Gul, you are live now. What is your question? मेरे को पूछना था कि मेरी मम्मी का ना 2 इयर्स का वीजा है। Right. मेरी मम का। तो उसका है ना, तो 2 साल का वीजा है और सितंबर में फिनिश होने वाला है। और वो है ना 6 मंथ अभी हो गए उसका, और 7 मंथ रनिंग है। तो वो जा सकती है कि यहाँ पे रह सकती है? ओके मेरी बहन, जो विजिटर होते हैं वो सिर्फ 6 महीने यूके में अलाउ होते हैं और 6 महीने के बाद उनको वापस जाना पड़ता है। अगर 2 साल का वीज़ा भी हो तो वो मल्टीपल विजिटर वीज़ा होता है। उसकी भी कंडीशन यही कि आप यू कांट स्टे मोर देन 2 इयर्स इन मोर देन 6 मंथ इन द यूके इन वन गो। तो इसलिए अगर उनका वीज़ा ख़त्म हो रहा है उसको जाना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ लास्ट ईयर मार्च से ड्यू टू द पेंडेमिक की वजह से गवर्नमेंट ने कुछ फ्लेक्सिबिलिटी की थी कि अगर आप ट्रैवल नहीं कर सकते तो आप यहाँ पे 1 महीना और स्टे कर लें, फिर अगर आप नहीं जा सकते तो आप एप्लीकेशन इनको हम उसको इन्फॉर्म कर दें, फिर भी नहीं जा सकते। तो ये जो सारे का सारा रिलीफ था ये इन माई अंडरस्टैंडिंग समटाइम अक्टूबर 2020 में ख़त्म हो गया था, क्योंकि सितंबर के बाद जो ट्रैवलिंग थी वो ओपन हो गई थी, अलाउ हो गया था। जो इंटरनेशनली तौर पे जो लॉकडाउन चल रहा था उसमें ईज़ आ गया था। तो इसलिए तमाम लोगों के पास ऑप्शन थी कि ट्रैवल करें। स्पेशल अब आजकल यस यहाँ से जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जा सकते हैं और दोबारा वहाँ से अगर मल्टीपल वीज़ा अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। या अगर आप कहते हो कि नहीं जी हमने उनको यहाँ पे सेटलमेंट वीज़ा अप्लाई करना है एज एल्डर डिपेंडेंट ऑफ योर जो आपके हस्बैंड के, तो फिर एक डिफरेंट सिनेरियो है। अगर आप समझते हो कि उनका वापस जाके रहना मुश्किल है और आप पे डिपेंडेंट हैं फाइनेंशियली फिजिकली, तो फिर उसको कहते हैं कि उन्होंने आपने उनके लिए एल्डर डिपेंडेंट एप्लीकेशन करना होगी। यूके में रहते हुए मल्टीपल वीज़ा एक्सटेंशन तो मुश्किल है। अगर आपने वो करना हुआ तो अगर आपके हालात ये हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपकी मम्मी को वापस जाना चाहिए और वहाँ जाके नया वीज़ा लेके यहाँ पे आना चाहिए। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम सर। याज भाई आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है, मैं बाकायदगी से देखता हूँ जी। बहुत शुक्रिया समीर भाई।
सर मैं एक क्वेश्चन पूछना है कि एक यूरोपियन के साथ अगर बंदा यहाँ पे आता है और उसको वीजा अलाउ हो जाता है 5 साल का, तो उसकी जो नेक्स्ट एक्सटेंशन है उसके लिए उसको क्या करना चाहिए? अगर वो यूरोपियन जो उसकी वाइफ है वो अपने मुल्क वापस चली जाती है और वहाँ से वो आती नहीं है। ठीक, ओके। आपकी कॉल का शुक्रिया। आप आंसर स्टूडेंट, टाइम शॉर्ट है, मैं कोशिश करता हूँ इसको वाइंड अप करने के लिए। ओके, पहली बात तो ये है कि जो यूरोपियन के डिपेंडेंट यूके में आते हैं उनको 2.5 साल का वीज़ा नहीं मिलता। जो यूरोपियन डिपेंडेंट थे या हैं उनको सीधा 5 साल का वीज़ा मिलता है और उसके बाद इंडेफिनिट और फिर उसके बाद नेशनलिटी। जो 2.5 साल का वीज़ा मिलता है वो सिर्फ ब्रिटिश सेटल पर्सन या जिनके पास इंडेफिनिट लीव टू रिमेन हो इन यूके में उनको मिलता है। अब सेकंड ये है कि दोनों सूरतों में अगर यूरोपियन हो या ब्रिटिश हो, जब वो कोई शादी करके आता है तो उन पे एक ही कंडीशन है, वो जब से जो बेस जो फंडामेंटल कंडीशन है वो ये है कि आपने साबित करना है ऑन द टाइम ऑफ द एक्सटेंशन और एट द टाइम ऑफ द इंडेफिनिट कि यू बिन लिविंग टुगेदर एंड योर रिलेशनशिप इज सब्सिस्टिंग एंड द जेन्युइन। अगर ये चीज़ें पूरी नहीं होंगी तो इसको अनफॉर्चुनेटली नंबर 1 रिफ्यूज़ होएगा और दूसरा डिसेप्शन होएगा। तो इसलिए अगर कोई स्पॉन्सर जो कि यूरोपियन या ब्रिटिश नेशनल है उस हस्बैंड को बुलाने के बाद यहाँ से मूव कर जाएगा, दैट मीन्स यू हैव नो इन रिलेशनशिप एनी मोर एंड यू नो लिविंग टुगेदर। और थर्ड यूरोपियन पे कंडीशन ये आती है कि जब वो यूके में होंगे तो उन्होंने 5 साल ये साबित करना है कि यूरोपियन नेशनल यूके में रहते हुए अपने यूरोपियन टीटी राइट को एक्सरसाइज कर रहा है यूके के अंदर। अगर वो नहीं करेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि नंबर 1 रिलेशनशिप क्वेश्चन मार्क, इकट्ठे रहते हैं क्वेश्चन मार्क, और थर्ड वो यूरोपियन टीटी राइट्स को यूके में रहते हुए एक्सरसाइज नहीं कर रहा या नहीं कर रही। तो इसलिए जो आपकी तमाम जो फाउंडेशन है इज़ बेसलेस। तो अनफॉर्चुनेटली एप्लीकेशन रिफ्यूज़ होगी, वीज़ा रिफ्यूज़ होगा। इसलिए ये कंडीशंस पूरी करना हर वीज़े के लिए मस्ट है। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन जिन्होंने कॉल किया सलाह उनका शुक्रिया। एवरी ट्यूसडे 6 to 7 हम प्रोग्राम लेके आते हैं। नेक्स्ट तक मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।